नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेईई एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ बॉयंसी ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोइंसाइड्स विद द सेंट्रॉइड ऑफ द बैलून ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, रिमेन्स अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रिमेन्स बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फ्रेंड्स, जो सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है वो हमेशा जो भी फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा उसके सेंट्राइड से कोइंसाइड करता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, ये जो कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रिमेन्स अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या रिमेन्स बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यदि कोई भी पिंड जो है वो स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल कंडीशन में होता है, उसके लिए कंडीशन है। यदि कोई पिंड पूर्णतया सबमर्ज हो तो उस केस में यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी दोनों कोइंसाइड करते हैं तो वो न्यूट्रल कंडीशन होती है। और यदि जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एबव है तो उस केस में जो कंडीशन होती है वो स्टेबल कंडीशन होती है। और यदि जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बिलो होती है तो वो अनस्टेबल कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A submerged body in water is subjected to buoyancy equal to the volume of water displaced, the weight of water displaced, the weight of water displaced minus the self weight of the body, none of the above. फ्रेंड्स, जो सबमर्ज बॉडी का बॉयंसी फोर्स होता है वो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड के बराबर होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। किसी भी पिंड को जब हम किसी भी फ्लूइड में सबमर्ज कराते हैं तो उसका जो वेट होता है वो फ्लूइड के वॉल्यूम के वेट के बराबर होता है। और फ्लूइड का वॉल्यूम का जो वेट हो जाएगा रो बी जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉइंट फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का उपयोग करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑन द फ्लूइड ऑन एन इमर्ज्ड बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, बॉयंसी, सेंटर ऑफ प्रेशर, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। यदि किसी भी फ्लूइड में कोई भी पिंड इमर्ज्ड हो तो उस केस में जो उस पर रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर कार्य करता है उसे बॉयंसी कहते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओड शेप्ड बॉडी बेइंग 7.5 kg and occupying 0.01 cubic meter volume will be completely submerged in a fluid having specific gravity of। फ्रेंड्स, जो पिंड का भार W होगा, W इक्वल टू एम इंटू जी, और यहाँ पे एम की वैल्यू 7.5 है। ये फ्लूइड के वॉल्यूम के वेट के बराबर होगा। और यदि उस फ्लूइड की डेंसिटी रो है और वॉल्यूम 0.01 है तो फ्लूइड का जो वेट हो जाएगा वो रो इंटू 0.01 इंटू जी के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे तो यहाँ से इक्वल करने के बाद 7.5 इंटू जी इक्वल टू रो इंटू 0.01 उसका वॉल्यूम इंटू जी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो रो की वैल्यू हो जाएगी वो 750 kg पर मीटर क्यूब होगी। अब चूँकि रो की वैल्यू 750 है, हमसे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है तो इसमें हम वाटर की डेंसिटी 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी प्राप्त हो जाएगी वो 0.75 होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट्स मूव हॉरिजॉन्टली, इट मूव्स वर्टिकली, इट रोटेट्स अबाउट इट्स सी जी, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, कोई भी पिंड इक्विलिब्रियम में होगा जब उस पर कार्य करने वाले सभी फोर्स का जो रिजल्टेंट हो शून्य हो।
सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें फ्लोटिंग कंडीशन की, तो फ्लोटिंग कंडीशन में 3 कंडीशन हो जाएंगी। एक होगा स्टेबल, एक अनस्टेबल, एक न्यूट्रल होता है। स्टेबल के लिए जो यम होना चाहिए मेटा सेंटर एबव जी होना चाहिए। मेटा सेंटर जो होना चाहिए वो जी से ऊपर होना चाहिए। और अनस्टेबल के केस में जो मेटा सेंटर होगा वो जी से बिलो लाई करेगा। और न्यूट्रल के केस में यम मेटा सेंटर और जी दोनों कोइंसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए थिन hollow cone lies on the axis of symmetry at a height of 1/2 of the total height of above base, 1/3 of the total height above base, 1/4 of the total height above base, none of these। फ्रेंड्स, यदि बात करें थिन हालो कोन की, तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो बेस से h/3 पर कार्य करती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और यदि सॉलिड कोन हो तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो h/4 पर लाई करती है बेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटासेंट्रिक हाइट इज गिवन एट द डिस्टेंस बिटवीन the center of gravity of the body and the metacenter, the center of gravity of the body and the center of buoyancy, the center of gravity of the body and the center of pressure, center of buoyancy and metacenter। फ्रेंड्स, यदि ये वाटर सरफेस हो और इसमें कोई भी पिंड इस तरीके से सबमर्ज हो तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ये जी यहाँ पे और सेंटर ऑफ बुओयंसी बी यहाँ हो। और यदि इसको कुछ टिल्ट किया जाए इस तरीके से, इसकी वर्टिकल एक्सिस ये होगी और इसकी वर्टिकल एक्सिस ये होगी, यहाँ पे जी होगा। इसको जब टिल्ट किया जाएगा तो इसकी जो सेंटर ऑफ बुओयंसी होगी वो चेंज हो जाएगी और सेंटर ऑफ बुओयंसी कुछ यहाँ लाई करेगी। और जब हम लाइन ऑफ बुओयंसी को ऊपर बढ़ाएंगे तो ये वर्टिकल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उसे हम मेटा सेंटर कहते हैं, यम। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी और मेटा सेंटर के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम मेटासेंट्रिक हाइट भी कहते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जो मेटासेंट्रिक हाइट होगी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी और मेटा सेंटर के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशंस 2 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज फ्लोटिंग इन ए वाटर विद इमर्जिंग डेप्थ इज 0.5 मीटर। व्हाट इज द वेट ऑफ ब्लॉक इफ यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 10 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। कुछ इस तरीके से कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इसकी ये डायमेंशन 2 और ये 1 मीटर और ये भी 1 मीटर है और जो डेप्थ है वाटर की ये 0.5 है। तो जो वॉल्यूम हो जाएगा फ्लूइड का डिस्प्लेस वो 2 इंटू 1 इंटू 0.5 हो जाएगा। और हमसे पूछा है वेट, ब्लॉक का वेट, तो जो ब्लॉक का वेट हो जाएगा वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे जो यूनिट वेट है 10 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है, ये रो और जी की वैल्यू कंबाइन है, तो यहाँ से जो टोटल वेट हो जाएगा वो 2 इंटू 1 इंटू 0.5 इंटू 10। तो यहाँ से जो ये वैल्यू हो जाएगी वो 10 किलो न्यूटन हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी विद इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट विल बी सेम, हाइयर, लोअर, लोअर, हाइयर डिपेंडिंग वेट ऑफ बॉडी। फ्रेंड्स, जो ऑसिलेशन पीरियड होता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर के स्क्वायर अपान जी इंटू जी एम होता है, जहाँ पे जी एम मेटासेंट्रिक हाइट है
और के रेडियस ऑफ जायरेशन है। यदि जीएम की वैल्यू बढ़ेगी तो जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन है वो वैल्यू घटेगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। यदि हम मेटासेंट्रिक हाइट को इंक्रीज करेंगे तो जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन होगा वो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द 90% वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इज इमर्ज्ड इन द वाटर एंड ओनली 10% वॉल्यूम इज अबव द वाटर सरफेस, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द आइसबर्ग? द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज गिवन एट 1025 kg पर मीटर क्यूब। फ्रेंड्स, इस तरीके से कोई पिंड है, इसका 90% वॉल्यूम जो है वो सी वाटर में इमर्ज है और 10% वॉल्यूम ऊपर है। तो यहाँ से जो वेट हो जाएगा पिंड का, भार जो हो जाएगा रो, यहाँ से पिंड का भार W इक्वल टू एम इंटू जी होता है। और जो सी वाटर का वेट हो जाएगा, सी वाटर का वेट एम डैश इंटू जी होगा, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा और इस एम को हम लिख सकते हैं रो इंटू वी, जहाँ पे रो उस पिंड की डेंसिटी और वी उस पिंड का वॉल्यूम है, और जो एम डैश है, एम डैश रो डैश इंटू वी डैश होगा। तो यहाँ पे जो रो की वैल्यू होगी वो सी वाटर की जो डेंसिटी होगी 1025 गुणे, और जो इसका वॉल्यूम होगा वो 0.9 भी होगा, क्योंकि 90% उस पिंड का जो है वो वाटर में सी वाटर में डूबा हुआ है। तो यहाँ से जो उस पिंड की डेंसिटी हो जाएगी रो बी इक्वल टू 1025 इंटू 0.9 वी, तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो जो उस पिंड की डेंसिटी हो जाएगी रो इक्वल टू 922.5 kg पर मीटर क्यूब। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट इज कंसीडर्ड एज 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, पैरेलल प्लेट जो कि इनफाइनाइट एक्सटेंट की हो, उनके बीच का जो फ्लो होता है वो 2 डायमेंशनल कंसीडर किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और इनके बीच का जो वेलोसिटी प्रोफाइल होता है वो पैराबोलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्टेडी फ्लो लोकल एक्सीलरेशन इज जीरो, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन इज जीरो, बोथ द लोकल एज वेल एज कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन आर जीरो, नन ऑफ द लोकल एंड कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन इज जीरो। फ्रेंड्स, यदि हम एक्सीलरेशन की बात करें एक्स डायरेक्शन में, ए एक्स इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू यू डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वी डेल यू अपान डेल वाई प्लस डब्लू डेल यू ओवर डेल यू ओवर डेल जेड प्लस डेल यू ओवर डेल टी। जो इतना पोर्शन होता है इसको हम कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन और इसको लोकल या टेम्पोरल एक्सीलरेशन कहते हैं, जहाँ पे यू एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट, वी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट और डब्लू जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट है। सेम वाई डायरेक्शन के लिए भी होगा, तो वाई डायरेक्शन के लिए यू के स्थान पे वी हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में यही वैल्यू यू के स्थान पे डब्लू यहाँ पे हो जाएगा, और सभी चीज़ें सेम रहेंगी। तो जो स्टेडी फ्लो होता है ये स्टेडी, और एक होता है यूनिफॉर्म फ्लो। स्टेडी फ्लो में जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती हैं वो टाइम के साथ वेरी नहीं करती, और यूनिफॉर्म फ्लो में जो प्रॉपर्टी होती है वो स्पेस के साथ वेरी नहीं करती। तो जो
लोकल या टेम्पोरल एक्सीलरेशन था डेल यू ओवर डेल टी। टाइम के साथ में फ्लूइड की प्रॉपर्टी जब चेंज नहीं होगी तो ये कंपोनेंट जो हो जाएगा टोटल ये जीरो हो जाएगा। तो स्टेडी फ्लो के केस में जो लोकल एक्सीलरेशन होता है या टेम्पोरल एक्सीलरेशन वो जीरो हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। और यदि बात करें यूनिफॉर्म फ्लो की, तो यूनिफॉर्म फ्लो जो होता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस होता है, तो उस केस में जो कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन होता है यूनिफॉर्म फ्लो में कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो इन ए पाइप हुज वाल्व इज बीइंग ओपनड आर क्लोज ग्रेजुअली इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, रोटेशनल फ्लो, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, यदि हम किसी भी वाल्व के पाइप के वाल्व को ग्रेजुअली क्लोज करें या ओपन करें तो वो जो होता है वो अनस्टेडी फ्लो होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है continuity equation is based on the principle of conservation of energy, mass, momentum, both A and B। फ्रेंड्स, जो continuity इक्वेशन होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि जो बर्नौली इक्वेशन होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस होता है और यूलर का इक्वेशन मोमेंटम प्रिंसिपल पर बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है in a two-dimensional flow of fluid if a velocity potential function phi exists which satisfies the relation del square phi upon del x square plus del square phi upon del y square equal to 0 then the flow is। फ्रेंड्स, ये लाप्लास इक्वेशन होता है। यदि इसकी वैल्यू जीरो है तो जो फ्लूइड का फ्लो होगा वो इरोटेशनल और इनकम्प्रेसिबल होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है A one-dimensional flow is one which is uniform, is steady uniform, takes place in a straight line, involves zero transverse component of the flow। फ्रेंड्स, जो वन डायमेंशनल फ्लो होता है इसमें कोई भी ट्रांसवर्स कंपोनेंट नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, इन्वॉल्व्स जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो एट कांस्टेंट रेट थ्रू आ tapering pipe is steady and uniform flow, steady and non-uniform flow, unsteady and uniform flow, unsteady and non-uniform flow। किसी भी टेपरिंग पाइप से जो फ्लो होता है वो फ्लो स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। टाइम के साथ में उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है लेकिन स्पेस के साथ में उसकी प्रॉपर्टी में चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following statement is correct about the streamline and equipotential line? Both can be drawn graphically for viscous flow around any boundary. Message formed by them are always squares. They always meet orthogonally. They can be calculated for all boundary condition। जो स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन होती हैं वो हमेशा ऑर्थोगोनली मीट होती हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। वो हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं और इस केस में जो डिस्चार्ज होता है डिस्चार्ज पर यूनिट क्यू इक्वल टू के इंटू एच इंटू एन एफ अपान एन डी होता है, जहाँ पे एन एफ नंबर ऑफ फ्लो चैनल, डी नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप होता है और इसकी जो क्यू की यूनिट होती है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी पोटेंशियल व्हिच फॉलोज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज। फ्रेंड्स, जो वेलोसिटी पोटेंशियल होता है इसको हम फाई से डिनोट करते हैं और इसका नेगेटिव डायरेक्शन उस डायरेक्शन में वेलोसिटी देता है, जैसे डेल फाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू माइनस यू और डेल फाई ओवर डेल यू इक्वल टू माइनस वी के होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो होगा वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई जब करेगा जब डेल स्क्वायर फाई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपान डेल वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू जीरो के बराबर हो। तो हम एक एक इक्वेशन के लिए इसकी वैल्यू चेक करेंगे। तो यदि
ये वैल्यू फाई है। यदि इसकी डेल फाई अपान डेल एक्स एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू 2x हो जाएगी, और जब दोबारा इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डेल स्क्वायर फाई अपान डेल एक्स स्क्वायर ये वैल्यू 2 हो जाएगी। सेम y के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो डेल फाई अपान डेल y ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और जब दोबारा इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डेल स्क्वायर फाई अपान डेल वाई स्क्वायर तो ये 0 हो जाएगी, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 0 के बराबर ना होकर 2 आ रही है, तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं होगा। सेम बी ऑप्शन को हम चेक करेंगे तो यहाँ पे जब पहली बार अवकलन करेंगे डेल फाई ओवर डेल एक्स तो ये वैल्यू 2x, और पुनः जब करेंगे तो डेल स्क्वायर फाई अपान डेल एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। अब y के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो डेल फाई ओवर डेल वाई इक्वल टू -2y, और जब दोबारा करेंगे डेल स्क्वायर फाई अपान डेल वाई स्क्वायर ये वैल्यू -2 हो जाएगी, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से जो फाइनल में हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपान डेल वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू 0 आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। यदि ये भी सेटिस्फाई नहीं करता तो हम नेक्स्ट ऑप्शन सी और डी को भी चेक करते, लेकिन ऑप्शन बी मैच कर रहा है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।